हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन, ये अभी अपना थीम जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, हाउ टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल आएंगे, अलग अलग बोलेंगे वर्क डन निकालो। हमारे पास वर्क डन निकालने के भिन्न भिन्न तरीके हैं, भिन्न भिन्न। तो वर्क डन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अब इसमें आपको कुछ भी करके मास्टर बनने का ट्राई करना है। यहां पर पहला तरीका ए पार्ट क्या लिखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्या होता है, आपके पास डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा एफ एस कॉस थीटा। अब यहां क्या लिखा है, अ गार्डनर पुशेस अ लॉन्ग रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, डिस्टेंस ऑफ, तो मैंने डिस्टेंस की वैल्यू लिख दी 20 मीटर। इफ यू अप्लाई द फोर्स ऑफ 20 kg वेट, फोर्स कितना लगाया है इसने, 20 kg वेट, 20 kg वेट इन अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द ग्राउंड। कितना डिग्री, 60। तो ग्राउंड के साथ कितना एंगल है, 60, यानी कि फोर्स इस तरफ लग रहा है, ऐसा ही है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरफ ना, 20 मीटर बॉडी जा रही है इस तरफ और फोर्स लग रहा है 60 डिग्री पे। पर फोर्स की वैल्यू यार न्यूटन में तो नहीं है, न्यूटन में है क्या, ये तो केजी वेट है। केजी वेट और न्यूटन में क्या फर्क होता है, हमें तो पता है कि हमें फोर्स को न्यूटन में लेना होता है। फॉर्मूला तो रेडी है, फॉर्मूला तो बिल्कुल तैयार है। फॉर्मूला क्या है वर्क डन का, एफ एस कॉस थीटा। लेकिन न्यूमेरिकल ने फिर खामखा पंगे लिया है, एस सही है, थीटा भी सही है, कॉस थीटा भी सही है, एफ को 20 पुट करूं या कुछ और पुट करूं, जी से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, जी से। समझ रहे हो, एम जी वाला जी पता है, आप ये समझ लो, आपको ये एम दिया हुआ है, आपको इसको जी से मल्टीप्लाई करना है फोर्स निकालने के लिए। अब अगर जी को 9.8 लेना, 9.8 लो, 10 लेना है तो 10 लो। तो याद रखो, अगर फोर्स 20 केजी वेट है, इसका मतलब है 20 इंटू जी न्यूटन, यानी कि केजी वेट से न्यूटन में करने के लिए आपको जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। केजी वेट से न्यूटन में करने के लिए, दोबारा बोलो मेरे साथ, केजी वेट से न्यूटन में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय जी, मल्टीप्लाई बाय जी। अब जी के लिए 10 होगी 10, 9.8 होगी 9.8। अभी 10 लेके कर लेते हैं। तो 20 केजी वेट का मतलब 20 इंटू जी न्यूटन, यानी कि 200 न्यूटन, 10 मान रहा हूं जी को मैं, 200 न्यूटन। तो भाई ये रहा मेरा फॉर्मूला, जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा, 200 फोर्स की वैल्यू, एस कितना 20, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 60। कॉस 60 क्या होता है, तो आपका 200 इंटू 20 इंटू 1/2, आपका कट जाएगा 10 हो जाएगा, और आपका आ जाएगा, बस 2000 लिखने में नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपने जूल नहीं लिखा तो, जूल लिखना पड़ेगा आपको। फोर्स को पुट करना है न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, ये न्यूटन में, ये मीटर में, आंसर आएगा जूल में, 2000 जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा है भाई बी पॉइंट, आपको इस बार वर्क डन निकालना है, पर एफ एस कॉस थीटा के अलावा भी चीजें होती हैं, देख लो भाई, 4 चीजें होती हैं। पहली चीज बता रहा हूं, आपको वर्क डन निकालना है किससे, डॉट प्रोडक्ट से। किससे, अब वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यहां पता था। अब आपको बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें, आपने बच्चों ने पढ़ा होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी कि अगर कोई क्वांटिटी ए, कोई क्वांटिटी बी और कॉस थीटा लिखा है, तो आप उसको लिख सकते हो ए डॉट, यहां क्या लिखा है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी कॉस थीटा, तो मैं इसको भी लिख सकता हूं अगले स्टेप में, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो ये रहा आपका वो फॉर्मूला जिससे आप क्वेश्चन करते हैं जब आपको वेक्टर रूप में क्वेश्चन दिया होता है। अभी मुझे पिछले क्वेश्चन में फोर्स कैसा दिया था, नॉर्मल 20 न्यूटन, 60 डिग्री पे लग रहा है, एंगल दिया है, फोर्स की वैल्यू दी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी है, तो एफ एस कॉस थीटा से ही क्वेश्चन होगा। लेकिन जो क्वेश्चन का मूड फिरा, उसने कहा अब मैं वेक्टर दूंगा, फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या तब भी वर्क डन हम निकाल सकते हैं? बहुत आसान तरीके से। वर्क डन निकालने का दूसरा तरीका एफ डॉट एस, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। भैया ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, देखो बहुत आसान होते हैं। जिसको डॉट प्रोडक्ट नहीं भी आता, अभी मैं 2 मिनट में बताऊंगा, आ जाएगा। आसान है डॉट प्रोडक्ट, आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को। डॉट प्रोडक्ट मुश्किल नहीं है, पर कभी कभी तुम्हें परेशान करने के लिए वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं देगा, नहीं देगा, कहेगा फोर्स का वेक्टर दे रहा हूं, आई कैप जे कैप के कैप में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खुद निकालो। क्या करो, देखते हैं भाई क्या कहानी है। क्वेश्चन आया आपके सामने, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब फोर्स कितना, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एंड डिस्प्लेसेस इट थ्रू 6 आई कैप प्लस 9 के कैप। ठीक है, इतनी जानकारी आपको दे दी। कैलकुलेट द वर्क डन इफ द फोर्स इज इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर। करें चालू। अब यार वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, एफ डॉट एस। एफ वेक्टर की वैल्यू बताओ जरा, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस, टीचर की इज्जत के लिए मैं इतना उतारूंगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर भी बोल सकते हैं हम। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, 6 आई कैप प्लस 9 के कैप। अब जिस बच्चे को डॉट प्रोडक्ट आता है वो तो कहेगा हो गया क्वेश्चन, जिसको नहीं आता वो एक बार ध्यान से यहां देख लो भाई। ये आई कैप जे कैप के कैप 3 यूनिट वेक्टर होते हैं, 3 डिनोशंस हैं।
आपको जब डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बीच में डॉट है और मल्टीप्लाई करना है, तो आई कैप के बगल में कौन सा नंबर है? 1. 1 दिखता नहीं होता है, पर आई कैप के बगल में 1 है, यहां पर आई कैप के बगल में क्या है? 6. तो आई कैप वाले को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करो, 1 into 6. भैया आई कैप लिखना है? नहीं, आई कैप नहीं लिखना. आई कैप गायब हो जाएगा. आई कैप वाले से मल्टीप्लाई हो गया. हाँ हाँ, अच्छा, फिर लगाया प्लस. अब जे कैप क्या है? 5. जे कैप क्या है? है ही नहीं, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, जे कैप वाला से मल्टीप्लाई हो गया. सही है, क्योंकि यहां पर जे कैप का कोई है ही नहीं तो 0 मानूंगा. अब लास्ट के कैप वाला कौन है? 7. यहां कौन है? तो के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करो. 7 9 जा 60. अब बताओ मुश्किल है ना? क्या आ गया? मुश्किल है आसान है? तो वर्क डन आ गया 69 जूल. मुश्किल था आसान था? तो बड़ा सिंपल होता है भाई. अगर वो वेक्टर दे देगा तो डॉट प्रोडक्ट करना बड़ा आसान है. वर्क डन निकालने का दूसरा तरीका बहुत इजी है. ठीक है, अब तीसरा पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या है? मुझे फोर्स तो दिया है, फोर्स तो भाई ने पूरा भरोसा, लेकिन बोला कि व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस. उसने बोला एक बॉडी है, एक चीज है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस हो रही है और उस पर फोर्स लग रहा है इतना. मैंने कहा भाई डिस्प्लेस तो हो रही है यहां से यहां तक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दे. कह रहा नहीं दे रहा. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खुद निकालो. क्या करो? खुद निकालो. अब मेरी बात को बहुत ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे. एग्जांपल लेके बता रहा हूं, बी पार्ट. उसने एक ब्लॉक लिया जो पहले कहां रखा है बच्चों? बताओ जरा, कहां रखा है पहले? अरे ए पे क्या कोऑर्डिनेट बोलो. पहले रखा है 1, 2, -3 पे. उसमें फोर्स कितना लग रहा है? एफ वेक्टर. और फिर वो मूव करके कहां तक चला गया? बी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 0, -5. तो भैया ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है इसका वेक्टर कैसे निकालेंगे? ये आपको मैंने सिखाया था वेक्टर चैप्टर में कि 2 पॉइंट दिए हों तो वेक्टर कैसे निकालते हैं. x2 - x1 आई कैप. याद है कुछ को? तो याद है. चलो ये देख रहे हो दोनों के x कोऑर्डिनेट, ये दोनों के, और ये दोनों के z कोऑर्डिनेट. तो आपको अगर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकालना है और पॉइंट दे रखा है, अरे बड़ा सिंपल है, मैं निकालता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. x को माइनस करो 2 - 1 और x को माइनस करके लगा दो i कैप, प्लस y को माइनस करो 0 - 2, फिर लगा दो, फिर z को माइनस करो -5 - -3, फिर लगा दो. सिंप्लीफाई कर लो. 2 में से 1 गए, 2 में से 1 गए, 1 बचा, 1 आई कैप प्लस -2 -5 + 3 -5 + 3 -2 तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया नहीं आ गया? बताओ. अब ये रहा आपका f, ये रहा आपका s. तो b पार्ट का f कितना है? वर्क डन होता है f डॉट s. f कितना है? 2 आई कैप माइनस प्लस के कैप. और डिस्प्लेसमेंट कितना है? आई कैप माइनस 2 जे कैप. मल्टीप्लाई कर लोगे 2 into 1 2. अच्छा 2 into 1 1 -3 into -2 +6 और 1 into -2 तो -2 + 2 खत्म. क्या बच गया? कितना आया? 6 जूल. यहां कितना आया था? 69 जूल. तीसरा तरीका इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन से भी निकालते हैं वर्क डन. कैसे भैया? इंटीग्रेशन से ऐसे निकालते हैं कि कई बार आपको फोर्स दिया होता है वेरिएबल. क्या दिया होता है? यानी कि ऐसा बोला होता है फोर्स की वैल्यू ऐसी है 2x + 3y + 4z. ऐसी फोर्स की इक्वेशन है, फोर्स की कोई वैल्यू नहीं है, फोर्स बदल रहा है टाइम के साथ साथ. तो कभी भी आपको अगर ऐसा फोर्स दिया हो जो बदल रहा है टाइम के साथ साथ, फिक्स नहीं है, तो उस केस में वर्क डन निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट s. हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन कर देते हैं. अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो इंटीग्रेशन करते हैं. क्या करते हैं? इंटीग्रेशन. क्या करते हैं? अगर वेरिएबल फोर्स हुआ तो क्या करते हैं? दोबारा बोल रहा हूं, क्या करते हैं? आर वी श्योर? अच्छा चलिए अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं भाई. कैसा क्वेश्चन आता है? यहां देखिए मुझे क्या दे रखा है. अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द x एक्सिस फ्रॉम x = 0 to x = 5. ये x = 0 से लेकर बॉडी कहां तक गई है? x = जो क्वेश्चन ने बोला वो मैं उतार रहा हूं. आप समझ रहे हो? सारे पक्का समझ रहे हो? अच्छा. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स गिवन बाय, ये सब किस फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो रहा है? f की वैल्यू दे रखी है 7 - 2x प्लस. अच्छा अब आप मुझे खुद बताना, अगर मैं इस फोर्स की इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करूंगा अलग फोर्स आएगा, 2 पुट करूंगा अलग फोर्स आएगा.
3 पुट करूंगा तो अलग फोर्स आएगा, x की अलग अलग वैल्यू पुट करता रहूंगा, फोर्स भी। मतलब अगर मैं बॉडी को x इक्वल टू 0 से आगे ले जा रहा हूं, x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। फोर्स फिक्स, इसे कहते हैं वेरिएबल फोर्स। क्या कहते हैं? इसका वर्क डन निकलता है इंटीग्रेशन से। कैसे भैया? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भैया इंटीग्रेट तो कर देंगे, ये नंबर लिखे हैं 0 और 5, ये लिमिट है। क्या होती है? आपको स्टार्ट कहां से कर रहे हो? 0 से, और बॉडी कहां तक डिस्प्लेस हो रही है? 5 तक। नहीं आया समझ में? और अक्सर में देखो बताता हूं, इसको आप s नहीं लेते, इसको हम लेते हैं dx। क्या लेते हैं? तो आप अगर फॉर्मूला याद भी करते हैं कि जब भी वेरिएबल फोर्स आएगा हम लगा देंगे f डॉट dx, वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट dx। पता कैसे चलेगा वेरिएबल फोर्स है? पता कैसे चलेगा? फोर्स की कोई फिक्स वैल्यू आई कैप जे कैप के कैप में भी होगा तो उसके बगल में एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में होगा। यहां पर एक्स मल्टीप्लाई हो रखा है ना सब में, यानी कि एक्स की वैल्यू बदलते ही फोर्स की वैल्यू भी। जब भी कभी फोर्स का फॉर्मूला बनाओ, पूरा फॉर्मूला बनाओ जिसमें टाइम आ रहा हो, एक्स आ रहा हो, वाई आ रहा हो, जेड आ रहा हो, भैया टी एक्स वाई जेड कुछ भी आएगा तो वेरिएबल फोर्स है, कुछ भी आएगा तो। और वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क डन निकलता है इंटीग्रेशन से। कैसे निकलता है? इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएक्स, एफ डॉट डीएक्स। और लिमिट क्या होती है? बॉडी कहां से मूव करना शुरू कर रही है वो नीचे आता है, और कहां तक जा रही है वो ऊपर आता है। 7 माइनस 2x प्लस, और यहां पे क्या लिखा है? dx। थोड़ी सी हेल्प करना मेरी। अरे भैया देख लो यार बच्चों, 0 से 5 बताओ जरा, 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 7x माइनस 2, माइनस 2 को चुपचाप बाहर रख लिया। x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 2 अपॉन, बढ़िया, मैंने 3 को तमीज से बाहर रख लिया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 3 बाय, नहीं आया तुम्हें समझ में? पहले मुझे बताओ, रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर जो लिखा समझ में आ रहा है? 7 का इंटीग्रेशन, ये मल्टीप्लाई वाले नंबर को तमीज से बाहर रखते हैं। माइनस 2 को बाहर रख दिया मैंने तमीज से। x की पावर 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय, फिर 3 को तमीज से बाहर रख दिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ f dx करा, f की वैल्यू पुट करी, इंटीग्रेट कर दिया। भैया 0 और 5 को क्या करना है? जैसे इंटीग्रेट कर दो, रेक्टेंगल बॉक्स में लिखो तमीज से, और इस तरफ नीचे 0, इस तरफ अंदर सिंप्लीफाई करो। 3 से 3 कट गया, 2 से 2, तो अंदर क्या बच गया? 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सही है? यहां 0, यहां भैया आंसर कैसे आएगा वर्क डन का? एक बार पूरे में x की जगह क्या पुट करेंगे? पुट करके दिखाओ मुझे। 7 इंटू 5 माइनस 5 का प्लस 5 का। सही है? एक बार x को 5 पुट किया, अपर लिमिट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? एक बार x को अपर लिमिट पुट करा, फिर लगाया, क्या लगाऊं? फिर एक बार x को क्या पुट करेंगे? 0, तो 7 इंटू 0 माइनस 0 का प्लस 0 का, इसको सॉल्व कर लोगे? अपर लिमिट माइनस, एक बार x की जगह 5 पुट करेंगे, पूरा हर जगह 5, फिर माइनस लगाएंगे बाहर, फिर पूरे में x की जगह 0 पुट करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यार 0 में तो सारे 0 हो जाएंगे, और यहां आंसर क्या आएगा? 7 5 का माइनस 25। क्या आंसर आ रहा है? तो वर्क डन आ गया आपका 1 जूल। समझ में आया? ये तीसरा तरीका है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने का। चौथा तरीका, आखिरी तरीका, ग्राफ वाला। कौन सा वाला? चौथा तरीका है ग्राफ वाला, लास्ट तरीका। तो डी यानी फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है ग्राफ, यूजिंग ग्राफ। अब ग्राफ से वर्क डन कैसे निकालते हैं? ग्राफ का एरिया वर्क डन के बराबर होता है। ग्राफ का एरिया वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एस ग्राफ। अगर आपका ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है, मैं डिस्टेंस नहीं बोल रहा, क्या बोला मैंने? अगर आपका ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है तो उस ग्राफ के नीचे जितना एरिया आता है वो वर्क डन के बराबर होता है। अब देखो, ये ग्राफ फोर्स ये रहा, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एस लिखा है ना यहां पे? अरे बोल दो यार। अच्छा एक बार इसको देख लो ध्यान से, ये देखना, ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? ए से। कहां से? ये डॉटेड लाइन है बच्चों, कैसी है? ग्राफ यहां शुरू हो रहा है, ये ए से गया, फिर क्यू तक, फिर यहां से नीचे आ गया आर, फिर सीधा चला गया बी। तो ए से लेके बी पॉइंट तक ये ग्राफ बना रखा है, और आपसे बोला है कि ये बताओ ए से लेके बी तक कितना वर्क डन हो रहा है? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो मुझे पता है अगर ए से लेके बी तक का वर्क डन निकालना है तो वर्क डन होता है एरिया अंडर ग्राफ।
अब आप थोड़ा सा यहां पे इंपॉर्टेंस दें इस चीज को ध्यान से बच्चों। मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा है, हाँ ना बोलो, और यहां पे खत्म हो रहा है, तो मुझे ये सारा एरिया चाहिए। अब इसमें एक बात सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दिया है, अगर वही दिया है क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है क्या आपके पास? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दिया है तो एक बात सारे बच्चे अपने जहन में डाल दें बहुत अच्छे से, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होगा और एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा। भैया मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि आपको ऊपर वाला अलग निकालना है, नीचे वाला भैया उसे पॉजिटिव लेना है, हाँ, और नीचे वाले को और फिर ऐड करना है, समझे? अगर ये ऊपर वाला एरिया आया 15, नीचे वाला आया 2, तो 15 प्लस का और 2 माइनस का, तो ऐड करोगे तो 15 माइनस 2 कितना आया? 13, और गलती से तुमने ऐड कर दिया, प्लस का ही ले लिया दोनों को, ये 15 प्लस का और ये 2 प्लस का, तो 15 प्लस 2 कितना आ गया? तो अगर तुम साइन ढंग से नहीं लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लिया जाता है और नीचे वाला एरिया, क्योंकि आपने अभी क्लास की शुरुआत में पढ़ा था 2 तरह के वर्क डन होते हैं, पॉजिटिव वर्क डन और, समझ रहे हो? तो पॉजिटिव वर्क डन को पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव वर्क डन को। तो बताओ ए से लेके कहां तक पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है? ए से लेके आर तक पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, बहुत बढ़िया। और फिर नेगेटिव क्या हो रहा है? आर से लेकर बी तक कैसा वर्क डन हो रहा है? श्योर हो? तो अब जरा मुझे बताना बच्चों एक बार ध्यान से बताना कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये पॉजिटिव वर्क डन का होगा नेगेटिव का? और ये नीचे वाला? श्योर? चलिए, तो अब ये एरिया आप निकाल लोगे? पहले ये सवाल तो मैं पूछने भूल गया आपसे, क्या ये एरिया आप निकाल लोगे? ऐसे क्वेश्चन हमने पहले करे ना एरिया वाले, वो हमने उसमें करते मोशन इन 1D में। अब बताओ यहां पे कैसे निकालोगे? ये तो रेक्टेंगल हो गया, इस रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है? 10 लिखा है यहां पे, 10। ये कितनी हो जाएगी लंबाई? और ये 1 से लेके 2 के बीच में, तो रेक्टेंगल की का एरिया निकल जाएगा 10 × 1। अब ये जो ट्रेपीजियम इसकी चौड़ाई कितनी है? 1, और इसकी हाइट हो गई 1, इसकी ये लंबाई 10 और ये लंबाई 15, कितनी? तो सम ऑफ पैरेलल, पता है ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? पहला वाला बक्सा रेक्टेंगल है, दूसरा वाला ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। इस सेकंड वाले ट्रेपीजियम की हाइट है 1 और पैरेलल साइड्स कितनी है? एक 10 और एक, तो 10 + 15 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू 1 और इंटू 1/2, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब तीसरा वाला क्या है? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू, इसकी हाइट कितनी है और बेस कितना है? 3 से 4 के बीच में एक ही होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तीनों एरिया प्लस करेंगे तो पॉजिटिव वाला वर्क डन आ जाएगा, और नेगेटिव वर्क डन के लिए क्या हो जाएगा? इसका ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। हाइट कितनी है इसकी? 15, हाँ -15 माइनस ले ही रहे हम, और ये बेस कितना है? 1, तो हाफ इंटू 1 इंटू -15 आंसर आ जाएगा। तो पॉजिटिव वर्क डन भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव को पॉजिटिव लिया, नेगेटिव ने लिया और जोड़ दिया, ऐड कर दिया, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो भैया? इसको -15 ले +15। बालक अगर तू ये मान के चल रहा है कि नीचे वाले एरिया तू नेगेटिव ही मान रहा है, तो तू इसको -15 मतलब प्लस लेके कर ले। और अगर आपको लगता नहीं भैया मैं इस -15 से नेगेटिव ले आऊंगा, तो भी ठीक है। मैं आपको ये बोल रहा हूं नीचे वाले एरिया का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आना चाहिए। आप यहां इसको -15 ले लो फोर्स को, या ये -15 इंटू 1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लो, और इसको -15 लेना, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ये -15 इसीलिए लिखा था कि नेगेटिव आ जाए अपने आप ही, ठीक। तो नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सारी शर्त इस बात पे है अगर ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है। कभी कभी ग्राफ फोर्स और डिस्टेंस के बीच में दिया होता है, फोर्स और डिस्टेंस के बीच के ग्राफ में सब कुछ पॉजिटिव होता है, सब कुछ सिर्फ नीट आईआईटी वालों को बता रहा हूं, अगर फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ हुआ तो सब कुछ क्या होगा? और 99% तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आ रहा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही आएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया। क्या तुम्हें एरिया निकालना आता है? क्या तुम इन अलग अलग चीजों का एरिया निकाल लोगे? ऊपर वाले को पॉजिटिव नेगेटिव लेके ऐड कर दोगे? श्योर हो? पक्की बात है?